हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल गोरा। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे रेबीज के बारे में। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो जंगली जानवरों के काटने से फैलती है, जिसमें ज़्यादातर तो हाँ कुत्ते या फिर बिल्ली जो होती है उनके काटने से फैलती है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने ह्यूमन से। रेबीज की बीमारी शहरों के बजाय गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसका गांव में ज़्यादातर देखने का मिलने का कारण एक ही है। वो है कि गांव के अंदर जो कुत्ते होते हैं वो अबेंडेंट होते हैं। और उनका कोई टीकाकरण नहीं रहता है। और साथ में वो झुंड में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। जब कुत्ते ग्रुप्स में रहते हैं तो एक दूसरे को काटते हैं। उनकी वजह से एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में रेबीज, अगर किसी एक को भी रेबीज है तो वो किसी दूसरे कुत्ते में फैलने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है और आसानी से फैल जाता है। और वहीं जब ये कुत्ते ज़्यादातर खेतों के अंदर होते हैं और गांव में वो खेतों में काम करने जाते हैं, तो वहां पर इनका उनसे सामना होता है। कई क्या सिर्फ कुत्ते और बिल्ली के काटने से ये बीमारी फैलती है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैल सकती है। जैसे कि कुत्ता और बिल्ली तो डोमेस्टिक है, ठीक है, ये अपने घरेलू पालतू जानवर भी हो सकते हैं और ये आसपास में भी हो सकते हैं अपने, ठीक है। लेकिन कई बार जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि लोमड़ी हो गई है, मंकीज हो गए हैं, बंदर हो गए हैं। कई बार जो अपन घोड़े पालते हैं तो उनके अंदर भी ये देखा गया है। बाकी तो जैसे कि जंगली पेट हो गई, जिसको अपन चमगादड़ कहते हैं, तो चमगादड़ हो गई हैं, उनसे भी ये फैलता है। और ज़्यादातर जो भी जंगली जानवर होते हैं, अगर वो काटते हैं तो उनकी वजह से रेबीज होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। अब बात ये आती है कि अगर अपने को कुत्ते ने काटा है तो वो है कि भाई क्या इतनी से काटने से, या फिर ज़्यादा घाव है, छोटा घाव है, एकदम मामूली सा घाव है, क्या इस इतने से काटने से, इतने से घाव से क्या अपन बीमार हो सकते हैं? तो उसके हिसाब से, मतलब कि उस चीज़ को देखते हुए जो बाइट होती है वो तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड की है। तीन कैटेगरी इसकी होती है। तो कैटेगरी वन, कैटेगरी और कैटेगरी थ्री, ये तीन कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी में ये होता है कि कुत्ता जो है वो अपनी स्किन स्किन को सिर्फ चाट के गया, लिक करके गया, ठीक है। और अपनी स्किन जो थी, ना तो वहाँ से कटी हुई थी ना वहाँ से फटी हुई थी, वहाँ पे कोई घाव नहीं था, एकदम साफ सुथरी स्किन थी, हेल्दी स्किन थी, और स्किन के ऊपर वो चाट गया। तो ये होता है कैटेगरी वन। कैटेगरी टू जो होता है उसमें ये होता है कि भाई पंजे से या फिर उसके दांत से खरोच लग गया है। खरोच लग गया है, स्किन जो है वो डैमेज हो गई है, खून नहीं आया है, कोई बात नहीं, खून ज़्यादा नहीं आया है, या फिर खून जस्ट चमक रहा है वहाँ पर, स्किन जो है वो फटी है, उसको बोलते हैं अपन कैटेगरी टू का, ठीक है। कैटेगरी थ्री जो होता है उसके अंदर नाखून या फिर दांत, स्पेशली दांत जो है स्किन के अंदर पेनिट्रेट हुए हैं, अंदर गए हैं, घाव बना है। बड़ा घाव भी हो सकता है, छोटा घाव भी हो सकता है, एक दांत का भी घाव हो सकता है, दो के भी हो सकते हैं, पूरे दांत का पूरे दांतों का भी घाव हो सकता है। तो उसमें ये नहीं देखना है कि भाई छोटा वाइट है, बड़ा वाइट है। अगर ब्लड आया है, स्किन पेनिट्रेट हो गई है अंदर तक, तो ये अपन थर्ड कैटेगरी के अंदर इसको बोलते हैं। एक स्पेशल कंडीशन और होती है थर्ड कैटेगरी की। उसमें होता है कि अपना कोई घाव था, या फिर स्किन यहाँ से कटी हुई थी, फटी हुई थी, या फिर कल चोट लग गई, वो वहाँ पर कुत्ता चाट गया है, तो वो चीज़ हो गई। एक तो थर्ड में एक होती है म्यूकस सरफेसेस। म्यूकस सरफेसेस का मतलब होता है कि जहाँ पर सीक्रेशंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये सलाइवा, मतलब लार हो सकती है, तो जैसे कि मुंह के अंदर, तो कई बार कुत्ते जो होते हैं अपने मुंह पे चाट जाते हैं, म्यूकस पे चाट जाते हैं, और अपन फिर उन्हीं मतलब चाटे हुए सरफेस को अपन अपनी जिभ से भी लिक कर देते हैं कई बार, या फिर साफ कर देते हैं, या फिर वो चले जाते हैं अंदर तक। तो जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं, इट मीन्स दैट वी आर ऑल्सो इन्फेक्टेड। तो अपन वहां से इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं अंदर, मुंह के अंदर लेके जा रहे हैं। ये भी कैटेगरी थ्री के अंदर आता है। जब अपने को कुत्ता काटता है या फिर कोई भी रेबिड एनिमल काटता है अपने को, तो वो अपना वायरस जो होता है, रेबीज का वायरस जो होता है, वो अपने शरीर में छोड़ देता है, उस घाव पे छोड़ देता है। अब उस घाव से धीरे धीरे वो वायरस जो होता है धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होता है, अंदर घुसता है वो धीरे धीरे। वो तंत्रिका तंत्र से, यानी कि नर्व्स जो होती है, नसें जो होती है, उनके थ्रू वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो धीमी गति से जाता है और धीरे धीरे वो चढ़ता है ऊपर की तरफ, और वो मेन मस्तिष्क यानी दिमाग के अंदर जाता है वो डायरेक्ट। जब वो दिमाग यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है ना, उसके बीच में ही हमें बीच बचाव करना होता है। तभी हमें सारी दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज सब जो भी देनी होती है उसी समय देनी होती है, ताकि हम उसको यहाँ तक पहुँचने से रोक सके। एक बार अगर वो ब्रेन तक पहुँच गया है,
अगर उसको सिम्टम्स आ गए हैं, मतलब वो रैबिड हो चुका है, उस पेशेंट का बचना नामुमकिन होता है। कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे जो हॉस्पिटल में चल रहे होते हैं कि किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, अब वो काटा हुआ पहले का था लेकिन अभी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो पानी से डर रहा है, पानी नहीं पी पाता है, वो अलग से बिहेव कर रहा है, तो वो हाइड्रोफोबिया होता है, उसको पानी से डर लगने लगता है। जैसे ही वो पानी देखता है, उसके जो गले के अंदर जो मस मांसपेशियां हैं जो कि पानी को निगलने में काम आती है, वो स्पाज्म करने लग जाती है देखते ही पानी को, तो वो बंद हो जाता है, गला उसका चौक हो जाता है, उसको पानी पिया ही नहीं जा रहा, वो पानी पीने में ही उसको दिक्कत हो रही है, तो वो फिर बचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है उतना ही। हर एक पीएचसी सीएचसी पे इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल होते हैं, इसके लिए एंटीसीरम्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सब कुछ इसी चीज़ के लिए किया जाता है कि भाई अब इसका कोई इलाज नहीं है, एक बार हो गया तो इसका इलाज नहीं है, बट हाँ काट लिया है तब से लेके सिम्टम्स आने से पहले पहले तक अगर अपन इसका बीच बचाव कर लेते हैं तो वो बेस्ट होता है। बात ये आती है कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या करना होता है अपने को। तो सबसे पहले ये है कि आपको जब भी कुत्ता काटता है तो मेक श्योर कि आप उससे दूर जाएं। सेकंड चीज़ ये है कि आप जो घाव है, आपका जो वुंड हुआ है, उसको वहीं पर धो लें। आप अपने घर पे भागे, सबसे पहले वहां पर जाके आप साबुन से, अच्छे से साबुन से, घाव हो गया कोई बात नहीं, खून आ रहा है कोई बात नहीं, आप उसको अच्छे से धोएं, 5-10 मिनट तक आराम से धोएं उसको, और फिर आपको इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से आपको हॉस्पिटल जाना है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। सबसे पहले डॉक्टर्स जो होते हैं आपका वुंड चेक करते हैं, वो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 बाइट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कैटेगरी 1 है, सिर्फ आपको सरफेस पे लिख करके गया, उस कंडीशन में बस आप धो लें उसको अच्छे से, 10-15 मिनट तक धो लें आप उसको, और उसके अलावा आपको कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई अगर कैटेगरी 2 है तो अपन वैक्सीनेशन कर देते हैं अच्छे से, और अगर कैटेगरी 3 है तो अपने को वैक्सीनेशन भी करना होता है, और अपन को अगर वो फर्स्ट टाइम है बाइट उसका, पहले बार अगर वो अ, उसको कुत्ते ने काटा है और वो हॉस्पिटल आया है, तो अपन उसको सीरम भी देते हैं, उसको एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देते हैं अपन डायरेक्ट, तो उसको ये 2 इंजेक्शन तो लगते ही हैं। कैटेगरी 2 में साथ में अपन टेटनस का इंजेक्शन भी लगा देते हैं उसको, ताकि अगर वुंड जो है अगर वो कंटामिनेटेड है तो थोड़ा टेटनस से भी बचा जा सके। वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है कि किस किस दिन अपने को वैक्सीन लगनी होती है। देखिए जब आप जिस दिन भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे आपको जिस दिन आपको बाइट हुआ है उस दिन जाए या फिर उसके अगले दिन जाए, ठीक है। तो जिस दिन आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको जिस दिन पहला डोज लगता है उसको अपन 0 डोज कहते हैं, उसके बाद में 3 दिन बाद में फिर 1 डोज लगनी होती है, फिर उसके बाद में अपने को 7 दिन बाद पे 1 डोज लगनी होती है, और फिर 28वें दिन पे 1 डोज लगनी होती है। ये इंट्राडर्मल की है, ठीक है। और अपने को मतलब कि स्किन के नीचे वो इंजेक्शन लगने होते हैं, दोनों बाजू पे लगते हैं। और अगर कैटेगरी 3 का बाइट है तो उसमें अपने को एंटी सीरम भी लेना होता है, मतलब कि एंटी रेबीज सीरम लेना होता है। सीरम में एंटीबॉडीज होती है, और वो एंटीबॉडीज अपन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन घाव के अंदर लगे, और जो बच जाती है उसको फिर अपन इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, वो थाइस पे ही लगा देते हैं, या फिर जो भी साइड पास में पड़ती है तो वहाँ पर अपन जो ज़्यादा मस्कुलर होता है वहाँ पर अपन उसको लगाते हैं। उसके अलावा अपन टेटनस का इंजेक्शन उसको देंगे, और साथ में अपन उस वुंड के मैनेजमेंट, वो जो घाव हो गया उसके मैनेजमेंट के लिए अपन उसको बिटाडीन, ठीक है, पोविडीन सॉल्यूशन दे सकते हैं, और साथ में अपन एंटीबायोटिक्स लिख सकते हैं ताकि ये जो घाव है इन्फेक्शन ना हो जाए इसके अंदर। और साथ में अपन उसको दर्द की दवाइयाँ देते हैं कि चलो दर्द भी ना हो, इसको बुखार ना हो साथ में। पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अभी थोड़े दिन पहले कुत्ते ने काटा था, थोड़े दिन पहले हम एक टाइम लिमिट रखते हैं कि थोड़े दिन पहले कितना, अगर देखिए इसके अंदर 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको दोबारा से कुत्ता काट जाता है, वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको दोबारा से कुत्ता काट जाता है, तो उसके अंदर अपने को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं होती है। अपन सिम्टोमेटिक इलाज लेते हैं, वुंड को अच्छे से वॉश करेंगे अपन, घाव को, ठीक है। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो अपन वैक्सीनेशन करवाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जो होता है उसका शेड्यूल उस समय चेंज हो जाता है। सिर्फ 2 इंजेक्शन लगते हैं आपको, 2 वैक्सीन लगते हैं। तो एक तो जिस दिन आप हॉस्पिटल गए उस दिन लग जाएगा आपको, और एक फिर तीसरे दिन लग जाता है उसके बाद। ये 2 वैक्सीन आपको लगते हैं। और एक क्योरी ये आती है कि लोग पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि अब वो पेशेंट्स तो नहीं होते हैं,
कई बार जैसे कि कुछ एनजीओ में काम करते हैं, कुछ वेटनरी डॉक्टर्स, मोस्ट कॉमन वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के डॉक्टर। वो पूछते हैं कि हमें तो जैसे कि हम तो कुत्ता या फिर बिल्ली हैंडल करते रहते हैं, जो पेट जानवर होते हैं वो भी हैंडल करते हैं। एनजीओ वाले जो होते हैं वो तो स्ट्रीट डॉग्स को हैंडल करते हैं, तो उनसे बाइट या फिर उनसे नाखूनों से खरोच लगना ये काफ़ी कॉमन चीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं कि उनके लिए प्रोफाइलैक्सिस चलवाते हैं। तो उसका जो शेड्यूल होता है वो ऐसा होता है कि जिस दिन आप जाएंगे एक तो उस दिन लगेगा, वो 0 डोज होती है। उसके बाद में आप जा सकते हैं 7th डे पे, और उसके बाद में आप जा सकते हैं 21st या फिर 28th डे पे, दोनों में से किसी भी एक दिन। तो ऐसा करके 0, 7 एंड 28th डे पे आपको ये वैक्सीनेशन होगी। अब कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या पूरी की पूरी 4 डोज लेना ज़रूरी है, क्या उनको समय पर लेना ज़रूरी है। देखिए, ये जो शेड्यूल बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है। आपने नोट किया, मैंने बोला 0, 3, 7th, 28th डे, एक टाइम इंटरवल, इतने टाइम इंटरवल के बाद में अपने को फिर से एक बूस्टर डोज देना, अपने को शरीर को फिर बताना है कि जी वायरस ऐसा ही आएगा और आपको ऐसी ही एंटीबॉडीज बनानी। इसीलिए समय पर लेना जरूरी है और पूरी डोजेज लेना जरूरी है। अब वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। पहला ये है कि भाई अपन उसको वैक्सीन लगा रहे हैं तो अपन वैक्सीन में क्या डाल रहे हैं, वायरस ही तो डाल रहे हैं। तो जब कुत्ता भी वायरस छोड़ रहा है, आप भी वायरस छोड़ रहे हो, तो फिर फर्क क्या है? क्या फिर आपके वैक्सीन देने से क्या उसको रेबीज नहीं होगा? तो हाँ, सही बात है कि उसको रेबीज नहीं होगा। वैक्सीन बनाए इसलिए गए हैं कि हम बीमारी को बचाएं, ना कि बीमारी करें। तो जो आजकल एक वीडियो ट्रेंडिंग में हो रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, लेकिन ये चीज़ है कि भाई वो बता रहे हैं कि वैक्सीन लगा दिया है उसको, उसके अंदर भी तो वायरस हैं, वो वायरस आपकी बॉडी में जाएंगे तो पेशेंट क्या मरेगा नहीं क्या? तो अभी तक तो कोई पेशेंट इतना है नहीं कि भाई मरा है। वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें होता क्या है, देखिए, जो भी वायरस है वो एक्टिव फॉर्म में होता है ना, और अगर वो शरीर में जाता है तो वो बीमारी पैदा करता है। हम उसको क्या करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम सिर्फ उसको मार के अंदर डाल रहे ताकि अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनाने का सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस इम्यूनिटी का सिस्टम है, वो उसे पहचान जाए कि हाँ, ये एक ऐसा वायरस आया है जो ऐसी बीमारी पैदा कर सकता है। लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि उसकी हालत नहीं है करने लायक, अपन ने उसको इनएक्टिव कर दिया है बिल्कुल। अब वो जब अपने शरीर में आ गया है तो उसको अपना इम्यून सिस्टम पहचान जाता है कि ये इस टाइप का एक वायरस आता है और हमें इसको मारना होता है। तो वो बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेगा कि बहुत सारे वायरस आ गए अपने शरीर में, और उनको नहीं पता है कि इनएक्टिव है। उनको तो ये लग रहा है कि भाई हाँ, ये तो रियल है और ये तो बीमारी करेंगे, तो वो उसको पहचानते हैं, उसको पूरा प्रोग्रामिंग करके एंटीबॉडीज बनाते हैं उसके खिलाफ। एंटीबॉडीज जो होती है हमेशा हमेशा के लिए अपने शरीर में बनी रह गई है। और दूसरी बात, उनकी मेमोरी, उनका जो प्रोग्राम है वो सेट हो गया अपने बॉडी में। अब जब भी वैसा वायरस अगर दोबारा आता है अपने शरीर में, या कभी भी कहीं पे भी अपने शरीर में वो पाया जाता है, तो वो एंटीबॉडीज घूमती रहती है और उसको वो वहीं पे पकड़ के मार देती है। ठीक है, तो ये चीज होती है वैक्सीनेशन के पीछे, ये कारण होता है इसका। तो ये था रेबीज के बारे में। और आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आई सारी चीज़ें, तो आप हमें कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलें। और साथ में वीडियो को भी लाइक करें, अपने आसपास में भी इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त।